हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स क्लास 12th। हमने हेलो एरिन्स अब स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बनाने की विधियां पढ़े थे। आज हम हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी या रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम हेलो एरिन्स में जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें हम 3 रिएक्शन देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन, या जिसे हम जानते थे SN रिएक्शन के नाम से, और इसी को हम न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन रागी, नाभिक रागी आपकी बुक में दिया हुआ है, इसलिए इसी नाम को हम बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपको याद रहे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या अब तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल्स यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो हम 3 रिएक्शन हेलो एरिन्स के 3 रिएक्शन में बांटा है, जिसमें हम आज पहला रिएक्शन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले इस बार पहले बोल दे रही हूँ कि आप अगर मेरे वीडियोस से संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो पढ़ते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज की पूरी चर्चा हमारी इसी पर रहेगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत सारी जो बेसिक बातें थी वो हम हेलो एल्केन में पढ़ चुके थे। एक होता है न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल जो कि न्यूक्लियस को फिल करे या जिसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ हो। न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होता है, इसलिए उसका चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वो खुद कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। और ये किसी भी हेलो एरिन्स हम एकदम कॉमन हेलो एरिन्स जो है वो क्या होगी? बेंजीन हैलाइड या क्लोरो बेंजीन। ये क्या है? क्लोरो बेंजीन। अब हम इस पर न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया कराएंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पर क्या दिख रहा है? Cl क्लोरीन, उसको निकाल देगा और उसकी जगह स्वयं स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ये Cl- अलग हो गया। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब मैं आपको बता दूं, जब हम हेलो एरिन्स की बात करते हैं, एरिन्स मतलब एरिन्स वो होता है कि बेंजीन रिंग पर, ये बेंजीन रिंग पर यदि कोई भी डेरिवेटिव हैलोजन डेरिवेटिव हो तो हम उसे हेलो एरिन्स कहते हैं। और हेलो एरिन्स की ये खास बात होती है कि वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ही इनएक्टिव होते हैं या कम देते हैं। बहुत ही कम ये अभिक्रिया देते हैं, बहुत कम देते हैं। अब क्यों कम देते हैं हम उसे ही समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का आता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम क्यों होता है हेलो एरिन्स में, बल्कि हेलो एल्केन में यही अभिक्रिया बहुत अच्छी होती है। ठीक है, हेलो एल्केन आपको याद होगा CH3 वाला, CH3Cl,
C2H5Cl, उसमें ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से होता है। और हम लोगों ने देखा भी है SN1 SN2 अभिक्रिया, हमने मैकेनिज्म भी पढ़े हैं। लेकिन यहाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलोएरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कठिनाई से होता है, क्यों? तो अब हम इसे पढ़ेंगे। उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण है, ये हम कारण पढ़ रहे हैं कि क्यों ये कठिनाई से देता है। तो उसमें पहला कारण पढ़ रहे हैं हम अनुनाद या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रिजोनेंस। देखिए, आप रेजोनेंस, अनुनादी संरचनाएं 11वीं में पढ़ के आए हैं। आप बेंजीन रिंग की अनुनादी संरचनाएं पढ़े हैं, और उसमें हम ये भी देखा करते थे कि बेंजीन रिंग क्यों स्टेबल होता है, जबकि उसके अंदर कॉन्जुगेशन में यानी एकांतरण में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध होता है। फिर भी द्विबंध होने के बावजूद बेंजीन इतनी स्थायी क्यों होते हैं, इसका वर्णन जब हम करते थे या कारण बताते थे तो उसमें हम रिजोनेंस की ही बात करते थे, अनुनाद की। अब देखिए यहाँ पर कैसा अनुनाद होता है, इसको हम देखते हैं। हमने एक सिंपल क्लोरोबेंजीन बना दिए, ठीक। अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन में आपको मालूम है कि इसके संयोजकता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने इस कार्बन के साथ बंध बनाने के लिए उपयोग कर लिया है, ठीक। और ये जो Cl है, क्लोरीन है, वह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम है, यानी कि विड्रॉलिंग, या इसी को आप हिंदी में कहते हैं क्या, अपनयन। ये इलेक्ट्रॉन अपनयन है, ठीक है, अपनयन आपकी बुक में लिखा है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, यानी यह इलेक्ट्रॉन को दूर करता है। तो देखिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ रिंग की ओर प्रसारित किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब देखिए क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने रिंग की ओर प्रसारित करेगा, तो प्रसारित करने के कारण ये Cl, यहाँ से इसने अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग की ओर प्रसारित किया, जिससे ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, ठीक है। और ये जो बंध है, जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था, वो ये ऊपर ऐसा चला गया, ठीक। अब ऊपर चला गया, और यहाँ पर चूंकि इस क्लोरीन परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को रिंग की ओर भेजा है, इसलिए इस क्लोरीन परमाणु पर धनावेश आ गया। फिर से समझें, ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम है, वह इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर किया। तो दूर करने के कारण यहाँ पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इस रिंग की ओर प्रसारित किया, ट्रांसफ़र करने के कारण यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इसके कारण ये बंध टूटकर ये यहाँ चला गया, देखिए यहाँ गया है ये बंध, और यहाँ पर अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण यहाँ माइनस आ गया, और ऑटोमेटिकली ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को दूर किया है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए वहाँ पर धनावेश आ गया। ये समझ में आई बात। इसके बीच में हम ये डबल एरो लगाते हैं, ये अनुनादी संरचनाओं के बीच लगाया ही जाता है। तो अब ये ऐसा, अब क्या होगा, ये अब जो इलेक्ट्रॉन जो अधिकता में आए वह फिर आगे सर्कुलेट होगा। ये आगे जाने के कारण अब ये इस तरफ से, यानी यहाँ पर अब दूसरी अनुनादी संरचनाएं, यहाँ पर डबल बॉन्ड में Cl जिसके ऊपर धन है, अब ये यहाँ से शिफ्ट हो गया है इस तरफ, तो ये बंध जो है वो टूट गया, ये बंध जो है यहाँ पर माइनस आ गया,
ये देखिए यहाँ से ये माइनस शिफ्ट हुआ और ये बंध टूटकर ये इन दो कार्बन परमाणुओं के बीच में निर्मित हुआ। ठीक है, अब हम अगली इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग देखें। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर ट्रांसफ़र हुआ, रिंग में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और डबल बॉन्ड जो है वो इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है। अब अगली बार आप देखिए ये अब यहाँ से शिफ्ट हुआ तो ये बंध कहाँ चले गए, इस तरफ, और इस बार जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ Cl है ही और यहाँ पॉजिटिव भी है। इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है ये किस तरफ शिफ्ट हो गए, इधर की ओर शिफ्ट हो गया और ये ऐसा। ठीक है, ये यहाँ पर। तो इस तरह से हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्लोरीन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग की ओर प्रसारित किया, अलग अलग रिजोनेटिंग या अनुनादी संरचनाएं निर्मित हुई और हम इसे फिर इस तरह से एक अनुनादी संकर, आपको मालूम है कि अनुनादी संरचनाओं को तीनों को हम एक साथ लिखते हैं और फिर एक अनुनादी संकर बन जाता है। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है ही, यहाँ Cl पॉजिटिव और ये वास्तव में ऋण आयन आधे बेंजीन में घूमा, इसलिए इसको इस तरह से ये अनुनादी संकर हो गया। ठीक, बात आई समझ में? इसको आप फटाफट से नोट कीजिए बहुत ध्यान से। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया किसकी तरफ, बेंजीन की तरफ। इस बंध पे रिलीज़ किया तो ये बंध टूट के यहाँ ऊपर यानी Cl के ऊपर डबल बॉन्ड और ये पूरा फिर ये इलेक्ट्रॉन हर पोजीशन पर क्या हो रहा है, अलग अलग अनुनादी संरचनाएं दे रहा है। ठीक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अनुनादी संरचनाएं हुई इसके कारण इसका जो स्थायित्व है वो बढ़ जाएगा। आपको मालूम है अनुनाद के कारण किसी भी यौगिक का स्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हम देख रहे थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोएरिन्स क्यों नहीं देता, तो उसका अब हम कुछ रीज़न देख लेते हैं। जैसे रीज़न में अनुनाद, तो अनुनाद की वजह से हुआ क्या क्या, हम इसको A पॉइंट डाल के लिखते हैं। ये अनुनादी संरचनाएं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में भी काम आएगा, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब अगली बार में ऐसा फिर है कि यहाँ से मतलब ये घूमते घूमते अब क्या हुआ, ये यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद मैं इसको नीचे बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ जाने के बाद फिर ये अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ Cl जो प्लस थे वो प्लस अब नहीं है और इस तरह से ये अपनी मेन जो जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं पर वापस आ गया ये। लेकिन ये अनुनाद के कारण क्या हुआ कि ये जो हेलोएरिन्स का कार्बन और X के बीच का या Cl के बीच का जो बंध है वह पूर्णतः एकल बंध या सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, सिंगल बॉन्ड नहीं दिख रहा। वास्तव में चूंकि रेजोनेंस सब जगह ये घूम रहे हैं तो रेजोनेंस के कारण कार्बन, कौन सा कार्बन, हेलोएरिन्स का कार्बन और Cl के बीच का बंध जो है वो सिंगल बॉन्ड के जैसे व्यवहार न करते हुए पार्शियल किसके समान काम करता है, या इसी को हम पार्शियल को बोलते हैं तनिक डबल बॉन्ड के समान काम करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, जब ही हेलोएरिन्स के C और Cl के बीच की बंध लंबाई जो है वो कितनी होती है, वो होती है 1 देखिए हेलोएरिन्स की C और Cl की जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई वो होती है 169 pm।
ठीक है। और जबकि सिंगल बंध की होती है 177। ठीक, यानी हमें दिख रहा है कि ये C और Cl बंध सिंगल बॉन्ड के समान काम नहीं करता, जबकि उसके ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड आता है। और जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड आता है तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बंध लंबाई कम हो जाने के कारण अब उसको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक ऊर्जा लगेगा। और अधिक ऊर्जा यानी ये टूटेगा ही नहीं, तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कैसे? बात समझ में आई? तो इस कारण से इस बंध को तोड़ने में, बंध लंबाई कम हो जाने से जो है वो बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और जब ये आसानी से टूटेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि SN1 में सबसे पहले C और Cl के बीच का बंध टूटता था, कार्बोकेटायन बनते थे, फिर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होता था। अब ये बंध टूट ही नहीं रहा आसानी से, तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कैसे? ठीक है, तो एक ये हो गए अनुनाद। इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से आप बना लीजिए अपनी कॉपी पे, क्योंकि आगे मैकेनिज्म में भी काम पड़ेगा, मैं बार बार बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद एक जो दूसरा फैक्टर है वो है कि हेलो एरीन्स में जो कार्बन, जिस कार्बन से Cl परमाणु जुड़ा हो वह sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है। यानी जो कार्बन, ये बेंजीन रिंग है, आप देखो मैं आपको बताती हूँ अभी, ये बेंजीन रिंग यहाँ से जुड़ा हुआ है C और Cl, C और Cl, जिसमें हम इसकी बात कर रहे हैं, जिससे ये जुड़ा है। ये कार्बन परमाणु, यहाँ पर Cl जुड़ा है, ये देखिए, ये इस कार्बन की बात करें तो इसके पास कितने सिग्मा बंध वाले सिग्मा बंध हैं? 1, 2 और 3 सिग्मा बंध कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। यानी उसमें कौन सा संकरण होना चाहिए? sp2 संकरण होना चाहिए, तब तो सिग्मा बॉन्ड। और एक यहाँ बना है पाई बंध। ठीक है, तो पाई बंध जो है वह असंकरित कक्षकों से, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। यानी इसमें संकरण कितना होगा, कौन सा होगा? sp2 संकरण। अब चूंकि ये जब sp2 संकरण देगा तो sp2 संकरण में s ऑर्बिटल का प्रभाव ज़्यादा है। ठीक, s ऑर्बिटल का प्रभाव या इन्फ्लुएंस है ना, इन्फ्लुएंस या प्रभाव क्या होगा? अधिक होगा, अधिक है। और अधिक होने के कारण यह Cl बॉन्ड को अधिक मजबूती के साथ बांधे रखता है। s ऑर्बिटल जहाँ पर भी देखिए s, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वो बंध और ही स्ट्रांग होगा, sp2 है तो होगा, और sp3 है तो फिर उससे थोड़ा कम स्ट्रांग होंगे। तो यहाँ पर s ऑर्बिटल का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने के कारण ये बंध जो है वो अधिक प्रभावी होता है या अधिक स्ट्रांग होता है। अतः इसको तोड़ने के लिए फिर से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी या ये उतनी आसानी से टूटेंगे ही नहीं। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है ये हेलो एरीन्स में बहुत कम देखने को मिलता है। तो बात समझ में आ गई। 2 कारण हमने बता दिए और तीसरा कारण हाइब्रिडाइजेशन बता दिए, है ना। अब तीसरा जो कारण है वो तीसरा कारण देखिए, ये इतना लंबा चला गया तो यहीं पढ़ेंगे, है ना। तीसरा कारण है जो फिनॉक्साइड आयन बनते हैं वह अस्थायी होता है, अस्थायी, इनस्टेबल होता है। और उस इनस्टेबल होने के कारण, फेनिल आयन का अनस्टेबल होने के कारण यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या होना है,
यहाँ पर होना है न्यूक्लियोफाइल, जैसे हम OH एक न्यूक्लियोफाइल। अब ये अनस्टेबल होने के कारण ये SN अभिक्रिया बिल्कुल यहाँ पर होने की संभावना खत्म हो जाती है, अस्थायी, क्योंकि SN1 में है ही कि सबसे पहले आयन कार्बोकैटायन बनना चाहिए, लेकिन फिनॉक्साइड आयन जो है वो अनस्टेबल होने के कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये हमने कारण देखे कि हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देता। लेकिन क्या वाकई में नहीं देता? क्या बिल्कुल होता ही नहीं है? हाँ, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल होता ही नहीं, हमने कहीं पढ़े ही नहीं है। वास्तव में हम हेलो एरीन्स में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, और पढ़ते तो हैं लेकिन बहुत ही सशक्त परिस्थिति यानी ड्रास्टिक कंडीशन पर, बहुत ही सशक्त परिस्थितियां होती हैं, उस पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं। तो चलिए करवा के देखते हैं। बेंजीन किस तरह से होता है हम देखें। ये Cl, ये बेंजीन, हम उस पर कराते हैं। सबसे पहले बेंजीन लिए। बेंजीन की कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। 443 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब, ये होना चाहिए। और उसकी फिर हम NaOH से क्रिया कराते हैं। NaOH, यही है ड्रास्टिक कंडीशन जिसमें हमने बहुत हाई टेम्परेचर, वायुमंडलीय दाब बहुत ज़्यादा लिए और फिर हमने उसको क्रिया कराई। तब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर बनता है, ये Cl तो निकल गया, ONa, यानी ये Cl और ये H यहाँ पर निकल गया HCl, और ONa जो है ये जुड़ गया। इसका नाम हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड एसिडिक मीडियम में HCl में जब हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ये किस में बदल जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा OH यानी कि फिनॉल, ठीक है। और यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा, NaCl, ठीक। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होती है। इसके बाद फिर हम चलते हैं कि क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बहुत आसानी से हो। तो हाँ, ये कंडीशन भी बनता है। यदि मिटाओ इसको, क्या कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं कि सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से हो? तो बिल्कुल होती हैं। अगर क्लोरोबेंजीन के, ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो जहाँ से क्रियात्मक समूह है उसका पहला ही ऑर्थो ग्रुप होता है, ऑर्थो पोजीशन, एक छोड़ दीजिए दूसरा पैरा पोजीशन, और ये बीच वाला जो है ये मेटा पोजीशन। तो यदि किसी भी क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप या अपनयन ग्रुप, देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, जैसे NO2, अब ये कौन कौन से होते हैं, NO2 हो सकता है, CN हो सकता है, या COOCH3 ग्रुप हो सकता है। तो इस तरह के ग्रुप यदि ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगे हैं तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आराम से होते हैं। चलिए हम इसको भी करा के देखते हैं। यहाँ पर अब हमने क्या ले लिया, अब हम फिर से वही NaOH, फिर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे, कितना कर देंगे हम टेम्परेचर, अभी 443 ये केल्विन।
तो यहाँ थोड़ी सरलता से, क्योंकि एक पोजीशन पर ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है, NO2 है, यहाँ पर OH, आपको बहुत आराम से क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसको अगर हम एक कार्बन, ये 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो ये बन गया 2 नाइट्रोफिनॉल, ट्रू नाइट्रोफिनॉल। देखें, अब आगे अभिक्रिया कराते हैं। अब यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी NO2 है, यहाँ पर भी NO2 है, यानी अब क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या है इसका नाम, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। हम अब इस पर भी अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, वही NaOH। अब देखिए, यहाँ नाइट्रो ग्रुप पहले 1 था, तो टेम्परेचर और 300 ये वायुमंडलीय दाब ये सब लगे, लेकिन जैसे ही नाइट्रो ग्रुप 2 जगह आ गए, एक ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर, तो क्रिया और आसान हो जाएगी, और ये क्रिया जो है वह केवल 368 डिग्री टेम्परेचर, 368 केल्विन टेम्परेचर पर हो जाएगा। और अब ये जो बनेगा, इसको ये ऊपर का मिटा देती हूँ। अब ये जो बनेगा, यहाँ OH और यहाँ पर NO2 पहले से है, यहाँ पर NO2 पहले से है, नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, OH लग गया ना, इसलिए 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब अगली रिएक्शन यहाँ देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये पहला, ये दूसरा, हम बढ़ते जा रहे हैं। अब इस बार हम क्या करेंगे, Cl ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगा दीजिए और एक पैरा पोजीशन पर NO2 लगाइए। अब यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी, केवल हम गर्म कर देंगे पानी के साथ, H2O के साथ। देखिए, केवल हम गर्म करेंगे, नॉर्मल, यानी हम केवल गर्म कर देंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये OH और यहाँ पर NO2 पहले से है, ये NO2 पहले से है, ये NO2 पहले से है। तो क्लोरोबेंजीन से आपको मिल गया 1 2 3 4 5 6, नामांकन अंकन कर दिए, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, यही है पिक्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसलिए पूरा बताया गया क्योंकि हम क्लोरोबेंजीन से या पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, तो वास्तव में ये पिक्रिक अम्ल जो है यह क्लोरोबेंजीन की कौन सी अभिक्रिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये आपकी बुक में है, इसको आपको बहुत आराम से पढ़ना है, और थोड़ी सी इसकी मैकेनिज़्म है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसकी मैकेनिज़्म भी आप समझें। तो इसे मिटा दें, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, हमने पिक्रिक एसिड प्राप्त किए।
अब इसको मैं मिटा देती हूँ। इसकी थोड़ी सी हम मैकेनिज़्म पे चलते हैं। मैकेनिज़्म भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे रिजोनेंस में अभी आपने देखे थे अनुनादी संरचनाएं। थोड़ा सा बुक में जो है वो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, हालांकि बात कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर Cl लगा हुआ है, यहाँ प्लस न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण हुआ कहाँ, इस कार्बन पे, यही कार्बन है ना, इसी से जुड़ेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण इस कार्बन नंबर, ये देखिए मैं थोड़े से ऐसे डार्क कर दे रही हूँ, इस कार्बन पर हुआ, वैसे ही ये क्या करेगा, ये जो क्लोरीन परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को इस बेंजीन रिंग की ओर रिलीज कर देगा, और रिलीज करने के फलस्वरूप जो अनुनादी संरचनाएं हमने अभी देखे थे वो पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम NO2, देखिए आपकी बुक में जो है इस तरह से लिखा हुआ है N, फिर डबल बॉन्ड O, फिर इधर O, ये O माइनस N प्लस। अब वो क्यों लिखा हुआ है मालूम नहीं, पर उसका कोई काम है नहीं, ये यहाँ पर बस लिखा हुआ है ऐसा। तो आप दोनों कोई भी देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है NO2। ठीक, अब आपको याद होगा ये रिलीज़ किया, ये बंध टूटे, सब याद होगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता ही था, तो एक से Cl और एक से OH, दो बंध बनता था कि नहीं। यहाँ पर माइनस, ये ऐसा, ये, और यहाँ NO2, एक संरचना हो गई। अब इसी तरह से दूसरी अनुनादी संरचनाएं बनती थीं, हम इसको देख चुके हैं। यहाँ डबल बॉन्ड बनता था, लेकिन अब हम डबल बॉन्ड में Cl और OH माइनस कर देंगे। ये फिर इस तरफ शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के कारण ये ऐसा एक अनुनादी संरचना, ये फिर तीसरी में फिर ये शिफ्ट OH और ये Cl, ये शिफ्ट हुआ, ये यहाँ, और इस बार ये अनुनादी संरचनाएं बन जाती थी। और ये तीन उसकी अनुनादी संरचनाएं, यही मैकेनिज्म में है। मैं बार बार बोल रही थी कि आपको मैकेनिज्म जब करना होगा तब ये अनुनाद को ही कंसीडर करना होगा। लास्ट में होता क्या है, लास्ट में ये होता है कि जैसे ही अब हम इसकी एक अनुनादी संकर, मतलब अनुनादी संकर बना लेंगे, जो हमने अभी बनाए थे कुछ इस तरह से। ये माइनस, यहाँ ये है, क्या क्या है, Cl है और OH है। जैसे ही एसिडिक मीडियम यानी H प्लस आएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, और हमें जो प्रोडक्ट है, सॉरी इसमें हर जगह आप यहाँ पर क्या लगा लीजिए, NO2, और यहाँ अब क्या मिल गया आपको, OH, और यहाँ NO2। ये है उसकी मैकेनिज़्म। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसी तरह से देखिए ये मैकेनिज़्म हो गई, हमने पैरा पोजीशन पर लगाए हैं। हम इसे ही ऑर्थो पोजीशन पर लगा सकते हैं, इस तरफ हम ऑर्थो पोजीशन पे लगा सकते हैं, हम पैरा पोजीशन पे लगा सकते हैं। तो जैसे ही कोई जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप जो अगर जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग में, क्लोरोबेंजीन में, तो उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। तो ठीक है, आज हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें, हैलो एरीन्स में पढ़े। हमने देखा कि हैलो एरीन्स आसानी से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता। क्यों नहीं देता, उसके हमने 2-3 कारण पढ़े, जिसमें एक हमने रेजोनेंस या अनुनाद पढ़े, और दूसरा उस कार्बन का संकरण पढ़े थे जो sp2 संकरण होता है। और फिर हमने इन सब की मैकेनिज़्म पढ़ी, एक रिएक्शन देता है कैसे, नाइट्रो ग्रुप पहले से जुड़ा हो या CN ग्रुप, अगर ये नाइट्रो ग्रुप की जगह CN ग्रुप भी जुड़ जाए तो भी आज हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए और समझ के पढ़ते चलिए। धीरे धीरे अगर हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो ज़रूर हम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो ठीक है, पहले ही बोल चुकी हूँ लाइक सब्सक्राइब वाली बात, तो आज केवल बाय।